हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लॉकडाउन स्टडी। फ्रेंड्स, आज हम आपको पोषक तत्वों के बारे में बताएंगे। पोषक तत्व कितने प्रकार के होते हैं, इनके कार्य क्या हैं और इनके स्रोत के बारे में बताएंगे। तो आइए फ्रेंड्स, आज की क्लास शुरू करते हैं। पोषक पदार्थ मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, वृहद पोषक तत्व तथा सूक्ष्म पोषक तत्व। वृहद पोषक तत्व ऐसे पोषक पदार्थ हैं जिनकी हमारे शरीर को ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा तथा जल। और सूक्ष्म पोषक तत्व ऐसे पोषक पदार्थ जिनकी हमारे शरीर को बहुत ही कम मात्रा में आवश्यकता होती है, जैसे विटामिन्स और मिनरल्स। वे पोषक तत्व व्यक्ति के आहार का मुख्य भाग होते हैं और अधिक मात्रा में लिए जाते हैं। उन्हें वृहद पोषक तत्व या मैक्रो पोषक तत्व कहा जाता है। यह पोषक तत्व व्यक्ति को ऊर्जा प्रदान करते हैं और शरीर की वृद्धि तथा तंतुओं की मरम्मत भी करते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, जल वृहद पोषक तत्वों के उदाहरण हैं। भोजन में कार्बोहाइड्रेट्स का अनुपात 60 से 65% तक होता है। प्रोटीन और वसा का अनुपात क्रमशः 10 से 15% से लेकर 20 से 25% होता है। सूक्ष्म पोषक तत्व वे पोषक तत्व होते हैं जिनकी आवश्यकता शरीर को बहुत ही कम मात्रा में पड़ती है, परंतु यह सामान्य रूप से काम करने के लिए शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। इन पोषक तत्वों का प्रमुख कार्य शरीर के विभिन्न रासायनिक प्रक्रियाओं में तथा शरीर के सुचारू रूप से कार्य करने में सहायता प्रदान करना है। खनिज तथा विटामिन सूक्ष्म पोषक तत्वों के उदाहरण हैं। विटामिन्स के उदाहरण हैं ए, डी, ई के तथा बी कॉम्प्लेक्स। और मिनरल्स के उदाहरण हैं कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, आयरन, जिंक, कॉपर, मैग्नीशियम तथा सल्फर आदि। फ्रेंड्स, टॉपिक बहुत बड़ा है, इसलिए आज हम केवल वृहद पोषक तत्वों की विस्तार से चर्चा करेंगे और अपना पूरा वीडियो इसी को समर्पित करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको सूक्ष्म पोषक तत्वों के बारे में बताया जाएगा। तो आइए फ्रेंड्स। ओके गाइस, मैंने आपको बताया था वृहद पोषक तत्व वे पोषक तत्व हैं जिनकी हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है। आज हम इन्हीं की चर्चा करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आइए वृहद पोषक तत्वों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, साधारण कार्बोहाइड्रेट्स तथा जटिल कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स हमारे आहार का सबसे मुख्य अंग है। यह हमारे शरीर में ईंधन की तरह कार्य करता है। यह ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। भिन्न भिन्न रासायनिक संयोजन के कारण कार्बोहाइड्रेट्स मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, शर्करा या साधारण कार्बोहाइड्रेट्स। यह अनाज, गेहूं, चावल आदि व रसीले फल जैसे गन्ना, चुकंदर, आम, अनानास आदि में पाया जाने वाला स्वाभाविक मिठास है। इनमें शर्करा मोनोसैक्राइड्स, डाइसैक्राइड्स व ट्राइसैक्राइड्स के रूप में पाई जाती है, जैसे ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज। यह पानी में घुलनशील व स्वाद में मीठे होते हैं। जटिल कार्बोहाइड्रेट्स को पॉलीसैक्राइड्स भी कहते हैं। साधारण कार्बोहाइड्रेट से विपरीत ये स्वाद में मीठे नहीं होते। इनमें शर्करा पॉलीसैक्राइड्स के रूप में पाई जाती है। यह पानी में घुलती नहीं है। इनमें स्टार्च, जिसे मांड कहते हैं, ग्लाइकोजन व सेलुलोज प्रमुख हैं, जो कि आलू, शकरकंदी, चुकंदर, गाजर, मक्का, गेहूं, चावल आदि में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। हमें आहार में कार्बोहाइड्रेट्स की अधिक मात्रा इसी पॉलीसैक्राइड से प्राप्त होती है। गाइस, आप अपनी सुविधा के लिए स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जिससे आपको बाद में पढ़ने में आसानी रहेगी। नेक्स्ट वृहद पोषक तत्व हमारा प्रोटीन।
प्रोटीन हमारे शरीर के लिए सबसे आवश्यक तत्व है। मनुष्य के शरीर का निर्माण करने वाली इकाई को कोशिका कहते हैं। यह कोशिका जीव द्रव्य से बनती है, जिसे प्लाज्मा भी कहते हैं। यह जीव द्रव्य पदार्थ प्रोटीन ही है, जिसके बिना कोशिका तथा कोशिका के बिना मानव शरीर की रचना असंभव है। ग्रीक भाषा में इसे प्रोटियस कहते हैं। इसी शब्द के आधार पर इसका नाम प्रोटीन रखा गया है। इसे बॉडी बिल्डिंग पोषक तत्व भी कहा जाता है। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर आदि तत्व होते हैं। प्रोटीन का ऊर्जा प्राप्ति के लिए उपयोग उस समय किया जाता है जब कार्बोहाइड्रेट्स और वसा से ऊर्जा मिलना बिल्कुल बंद हो जाता है। प्रोटीन शरीर में अमीनो अम्लों के द्वारा रक्त में मिल जाते हैं। इन अमीनो एसिड्स का प्रयोग शरीर के द्वारा रक्त, मांसपेशियों, नाखूनों, त्वचा, बालों व आंतरिक अंगों के निर्माण में किया जाता है। प्रोटीन नए ऊतकों को बनाती है और टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत करती है। जल और अम्लों के संतुलन को नियमित करती है। ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को कोशिकाओं तक ले जाती है तथा एंटीबॉडीज बनाती है। आइए अब बात करते हैं प्रोटीन की संरचना के बारे में। प्रोटीन के अणु सैकड़ों प्रकार की रासायनिक इकाइयों से बने होते हैं, जिन्हें अमीनो एसिड्स कहते हैं। यह संख्या में कुल 23 होते हैं, जिनमें से 8 ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर द्वारा निर्मित नहीं हो सकते और इन्हें भोजन द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। बाकी अन्य सभी अमीनो एसिड हमारा शरीर स्वयं ही बना लेता है। 1 ग्राम प्रोटीन लेने से 4.1 किलो कैलोरी प्राप्त होती है। अमीनो एसिड शरीर में रक्त, हड्डी, मांसपेशियां, दांत, नाखूनों, बालों, स्किन, शरीर के अंगों का निर्माण करते हैं। प्रोटीन का कार्य शरीर में नए ऊतकों का निर्माण करना और टूटे ऊतकों की मरम्मत करना। प्रोटीन के मुख्य कार्य इस प्रकार हैं। प्रोटीन शरीर में खून, मांसपेशियों, अस्थियों, नाखूनों, त्वचा, बालों व आंतरिक अंगों के लिए उत्तरदायी होता है। प्रोटीन नए ऊतकों का निर्माण व मरम्मत करता है। प्रोटीन शरीर में जल तथा मल के संतुलन को नियमित करता है। प्रोटीन ऑक्सीजन व पोषक तत्वों को कोशिकाओं तक ले जाता है। प्रोटीन हमें मुख्यतः 2 स्रोतों से प्राप्त होता है, पशुजन्य प्रोटीन और वनस्पति प्रोटीन। पशुजन्य मीन्स पशुओं से प्राप्त प्रोटीन, जैसे दूध से बने उत्पाद, अंडा, मांस, मछली। और वनस्पति प्रोटीन जैसे सभी प्रकार की दालें तथा अनाज। प्रोटीन से होने वाले मुख्य रोग हैं पशुओं से मिलने वाले प्रोटीन का अधिक सेवन से हृदय रोग, ऑस्टियोपोरोसिस और पथरी जैसे रोग होने की संभावना बनी रहती है। बच्चों में प्रोटीन की कमी से मरासमस तथा क्वाशियरकर रोग हो जाते हैं। अगला वृहद पोषक तत्व मैक्रो एलिमेंट हमारा है वसा, यानी कि फैट्स। कार्बोहाइड्रेट्स तथा प्रोटीन की तरह वसा भी हमारे भोजन का महत्वपूर्ण भाग है। वसा कार्बन, ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन परमाणुओं के मिश्रण से बनती है। 1 ग्राम वसा लेने से 9.1 किलो कैलोरी प्राप्त होती है। वसा से व्यक्ति को ऊर्जा प्राप्त होती है, कोमल अंगों की रक्षा भी होती है तथा हार्मोन के उत्पादन में भी सहायता करती है। वसा से विटामिन ए, डी, ई के उपयोग में मदद मिलती है तथा शरीर भी सुंदर व सुडौल बनता है। कार्बोहाइड्रेट्स के मुकाबले वसा में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है और ऊर्जा उत्पादन दुगने से भी ज़्यादा होता है। यदि व्यक्ति ज़्यादा वसा लेता है तो वह वसा शरीर के विभिन्न भागों में जमा हो जाती है, जो कि आवश्यकता पड़ने पर मांसपेशियों के द्वारा उपयोग में लाई जाती है। इसको ज़्यादा मात्रा में ग्रहण करने से मोटापा व दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। वसा निम्न प्रकार की होती है। वसा का वर्गीकरण इस प्रकार है।
वसा को फैट या फैटी एसिड भी कहते हैं, इससे भ्रमित ना होना दोस्तों। वसा दो प्रकार की होती है मुख्यतः, संतृप्त वसा और असंतृप्त वसा। संतृप्त वसा को हम पशुजन्य या पशु वसा भी कहते हैं और असंतृप्त वसा अनसैचुरेटेड वसा को हम वनस्पति वसा भी कहते हैं। संतृप्त वसा सैचुरेटेड फैट और पशु वसा। असंतृप्त वसा अनसैचुरेटेड वसा को हम आगे 3 भागों में बांटते हैं, मोनो असंतृप्त वसा यानी कि मोनो अनसैचुरेटेड और पॉली असंतृप्त यानी कि पॉली अनसैचुरेटेड वसा और हाइड्रोजेनेटिक वसा। वसा के ये मुख्य प्रकार हैं। हमारे शरीर में वसा की उपयोगिता का बहुत महत्व है। इससे शरीर को चर्बी प्राप्त होती है तथा लंबे समय तक चलने वाली शारीरिक क्रियाओं में यह ऊर्जा के स्रोत के रूप में काम करती है। वसा से विटामिन ए, डी, ई व के अवशोषण में भी सहायता मिलती है। वसा मांसपेशीय ऊतक के निर्माण व शरीर के कोमल अंगों जैसे हृदय, गुर्दे आदि को सुरक्षा प्रदान करती है। शरीर को सुडौल व सुंदर बनाती है तथा संक्रामक रोगों से बचाने में शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाती है। जल भी वृहद पोषक तत्वों की सूची में रखा जाता है। जल एक ऐसा यौगिक है जो हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के अणुओं से क्रमशः 2:1 के अनुपात में मिलने से बनता है। हमारे शरीर का लगभग 70% भाग जल ही है और हमारे खून का भी 90% भाग जल ही होता है, जो हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है और कोशिकाओं को नरम व लचीला बनाए रखता है। जल से व्यक्ति की हड्डियां भी शुष्क होने से बचती हैं और खाना भी ठीक तरह से पच जाता है। हमारे शरीर की विभिन्न आंतरिक क्रियाएं तरल माध्यम से ही होती हैं, इसलिए जल को मैक्रो पोषक तत्वों की श्रेणी में रखा जाता है। इसलिए कुछ विद्वान इसे आवश्यक तत्व भी मानते हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को 4 से 5 लीटर जल जरूर पीना चाहिए। जल के कार्य इस प्रकार हैं। जल पोषक तत्वों को शरीर की विभिन्न कोशिकाओं तक ले जाने में सहायता करता है। यह अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से निकालने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अपशिष्ट यानी कि मल वगैरह शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। यह शरीर की आंतरिक रासायनिक क्रियाओं के लिए भी आवश्यक होता है। शरीर के पाचन हेतु अत्यधिक आवश्यक है। शरीर के विभिन्न तरल पदार्थों जैसे जीवद्रव्य, रक्त आदि की तरलता को बनाए रखने के लिए भी आवश्यक है। यदि आपको मेरा वीडियो और ये जानकारी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। थैंक यू।